नमस्कार। हम लोग बात करते हैं। आज एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, नेशनल इनकम के से जुड़ा हुआ था। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। और इन दोनों को अगर मिला दें, इकोनॉमिक ग्रोथ को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इसी से होता है क्या? इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट या इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इसको अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले मैं आपसे 1-2 मिनट लेके बात करता हूँ। जो भी व्यक्ति हैं समाज में समतापूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करता है, और भारतीय समाज में एक ऐसा वर्ग है जो समाज की मुख्यधारा से बहिष्कृत है। जैसे आपने बहुत नाम सुना होगा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, विकलांग, घुमंतु जातियां, महिलाएं, गरीब, किन्नर और शरणार्थी सब। तो इन समूह को समाज की मुख्यधारा में लाना ही सामाजिक समावेशन है। यानी अगर समाज से जोड़ दिए इसको, तो इनको अगर मुख्यधारा में ले आए तो ये सामाजिक समावेशन हो गया, सोशल इंक्लूसिव। लेकिन अगर मैं ये इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है, आर्थिक के, तो समावेशी विकास एवं सामाजिक समावेशन एक दूसरे से घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया, ये जो समूह हैं समाज की मुख्यधारा में लाना ही सामाजिक समावेशन होगा, जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति विकास की पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। गवर्नमेंट का क्या रहेगा? यही चीज जो मुख्य धारा में नहीं है उसे मुख्य धारा में लाएं, और ये लोग भी अन्य लोगों की तरह समावेशी विकास में अपना योगदान दें। समावेशी विकास में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक सभी पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक समावेशन समावेशी विकास का एक आधार भी है। समाज में सामाजिक अपवंचन से मुक्ति समावेशी विकास और सामाजिक समावेशन के द्वारा ही संभव है। ये चीज आप इतना आप जानते होंगे। देखिए, समावेशन के जो है ना, अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया, जो कैसे कैसे लोग हैं, सरकार उसके लिए क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको बोल दूं इसी तरह आर्थिक समावेशन भी होता है। समावेशन के प्रकार में अगर बात कर लें, तो इसमें राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। मैंने सामाजिक इसलिए आपको एग्जाम्पल से समझाया, जो आप इन चीज़ों को देखते हैं समाज में चल रहा है क्या। तो ये 3 टाइप का समावेशन होता है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है, इसका कॉन्सेप्ट भारत सरकार जो है 11वीं इंक्लूसिव डेवलपमेंट अब इसको जो है भारत सरकार जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास का व्यापक रूप से उपयोग किया था। विकास प्रक्रिया को समावेशी बनाने के लिए क्षेत्रीय, सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए प्रभावी और संपोषणीय नीति और कार्यक्रम बनाना चुनौतीपूर्ण था। फिर क्या किया? जो 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि आप जानते ही हैं, जो सबसे लास्ट है वो योजना, 5 ईयर प्लान में हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो जो कि कब से कब तक चला था भाई? 12th 5 ईयर प्लान ये जो चला था ना, ये 2012 से 17 तक चला था। तो इसमें जो अवधारणा लाया, केंद्र बिंदु तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास रखा था। और मेनली अगर इसका मुख्य उद्देश्य जो है मानव विकास और व्यक्तियों द्वारा जीवन यापन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना होता है।
तो ये सब चीज़ समावेशी विकास, जैसे कि अगर मान लीजिए जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जो है, विशेषकर भूमिहीन, कृषि श्रमिक, सीमांत कृषक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उसके बाद आप देखते होंगे बहुत आदमी कुछ दिन के लिए दूसरे जगह घर बनाते हैं, कुछ दिन के लिए दूसरे जगह, यानी घुमंतु जाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग सामाजिक और वित्तीय समस्याओं और अपवर्जन से क्या है, जूझ रहे हैं। तो ऐसे वर्ग के लोगों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए सरकार क्या करती है, अपनी नीतियों में विशेष उपबंध की व्यवस्था कर देती है और समावेशी विकास के में आर्थिक विकास की ऊंची दर से प्राप्त लाभ के समान वितरण को शामिल किया जाता है। ये चीज ध्यान में रखिए। और जहां तक हम लोग इकोनॉमिक के दृष्टिकोण से अगर देखें, जो समावेशी विकास कैसे होगा भाई, तो समावेशी विकास तभी होगा जब आर्थिक समृद्धि आएगी और आर्थिक विकास भी होगा, यानी दोनों अगर एक साथ होगा तभी हम कह सकते हैं जो समावेशी विकास हो रहा है, आर्थिक समावेशी विकास। तो भाई आर्थिक समृद्धि कैसे आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आएगा? दो मुख्य सूचक हैं इनके, क्या क्या भाई? जीडीपी वृद्धि दर और प्रति व्यक्ति आय। जीडीपी वृद्धि दर और प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। और ये जो है ना इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना, ये आर्थिक समृद्धि की अवधारणा है, ये बात भी क्लियर है। और ये मात्रात्मक है, क्या है? मात्रात्मक और गुणात्मक के बारे में आपको मैंने अच्छे से बता चुका हूँ नेशनल इनकम वाले टॉपिक में। और भौतिक अवधारणा है ये। वहीं आर्थिक विकास जो है ये गुणात्मक है, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, लेकिन ज़्यादा मात्रात्मक पर जोर दिया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, इसमें क्या क्या आता है? आर्थिक विकास कैसे मानेंगे? शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य, समानता की बात की जाती है। तो इससे आर्थिक विकास से मानव विकास सूचकांक भी तैयार होता है। अब हम बात करते हैं जो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास जो है, ये अगर दोनों होगा तभी मानेंगे क्या? जो समावेशी विकास होगा। समावेशी विकास होगा। समावेशी विकास का कॉन्सेप्ट जो है कब लाया गया था भाई? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। अच्छा, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था भाई? 2007 से 2012 तक। 2007 से 2012 तक जो है चला था। और वैसे इसका जो मेन प्रक्रिया चला था 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो है, इसके लक्ष्य को तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी विकास था। और इस कारण समावेशी समृद्धि विषय को इस योजना में और अधिक महत्व भी मिला था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो यहाँ भी मतलब आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास अगर हो रहा है तभी हम मानेंगे जो समावेशी विकास हो रहा है। समावेशी विकास कहने का मतलब शिक्षा क्षेत्र पे भी ध्यान दिया जा रहा है, स्वास्थ्य में भी दिया जा रहा है, उद्योगों में भी, महिलाओं के लिए भी योजना बन रहा है, SC ST के लिए भी, और सभी जो भी वंचित वर्ग हैं सबके लिए। तो ये समावेशी विकास की बात हो जाता है। लेकिन अगर अब जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी काम होता है, जैसे सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप नाम सुने होंगे UN का, संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में सतत विकास लक्ष्य रखा, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कब तक के लिए? 2030 तक के लिए। और इसमें 17 लक्ष्य को शामिल किया और इसने 17 लक्ष्य को अचीव करने की कोशिश कर रहा है। तो समावेशी विकास कैसे होगा भाई? जब आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास दोनों पे काम किया जाएगा तभी जो है समावेशी विकास हो सकता है। और समावेशन तभी होगा, समावेशन के 3 पहलू हो सकते हैं। राजनीतिक समावेशन भी होता है, आर्थिक समावेशन और सामाजिक समावेशन। ठीक है, तो ये मतलब समझने वाली टॉपिक है, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब हम आर्थिक समृद्धि और समावेश, अच्छा उसके बाद अगर मैं एक छोटा सा बात करूं आपसे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, ये भी विकास ही है, समावेशी विकास तो, लेकिन वित्तीय समावेशन की जहां तक चर्चा है, वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन के बारे में आप जानते होंगे, इतना जो बैंक सब में खुल रहा है, अब कहीं पे कहीं कोई पैसा निकाल रहा है, ये सब क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन को ही बढ़ावा दे रहा है। और मैंने इकोनॉमिक्स में बहुत जगह ये चीज़ वर्ड का यूज किया। तो भाई ये होता क्या है? तो RBI जो है हमारे देश का केंद्रीय बैंक है,
तो आरबीआई के अनुसार जो है वित्तीय समावेशन से अभिप्राय अल्प आय तथा कमजोर वर्ग के उस बड़े समूह में से है जो समान रूप से जो अपनी इंडिया में प्रचलित बैंकिंग प्रणाली है से बैंकिंग सेवा या अन्य लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। अरे कई बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिनका कि बैंक में अकाउंट ही नहीं था, तो जनधन खाता खुला तो बहुत सारा मतलब हर घर में अकाउंट खुल गया जनधन खाता के जरिए। तो बैंकिंग प्रणाली बैंकिंग सेवा लाभ प्राप्त करने से जो वंचित रह जाते हैं उसे वहनीय लागत पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करना ही जो है वित्तीय समावेशन है। ये किसके अकॉर्डिंग? आरबीआई ने जो अपना डेफिनेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय समावेशन से अभिप्राय अल्प आय और कमजोर वर्ग के उस बड़े समूह से है जो समान रूप से प्रचलित बैंकिंग प्रणाली से, हमारे इंडिया की जो बैंकिंग प्रणाली है, बैंकिंग सिस्टम है या पढ़ चुके हैं बैंकिंग सिस्टम है, इससे वो दूर था, मतलब दूर था। इसको इसमें अंदर लाना है, बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है। किसको? कमजोर वर्ग को, वंचित वर्ग को, जो समान रूप से प्रचलित बैंकिंग प्रणाली से मतलब वंचित रह जाता था, उसे वहनीय लागत पर, बहुत कम वहनीय लागत पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना ही जो है क्या है भाई? फाइनेंशियल इंक्लूजन है। और अधिकतर यह देखा गया है जाता है कि वित्तीय रूप से बहिष्कृत लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए अत्यधिक ऊंची ब्याज दर पर, गांव के बहुत साहूकार सब रहते हैं, वो क्या करेगा पता है? वो लोन ले लेगा अपना, उसको थोड़ा सा नॉलेज है, वो लोन ले लेगा, लोन लेके वो साहूकार बन जाएगा। वो पैसा जो बैंक से जुड़ा हुआ इंसान नहीं है उसको बहुत ज़्यादा रेट पर, इंटरेस्ट रेट पे उस पर पैसा ब्याज पर देता है और वही ब्याज से वो अपना धन अर्जित करता है। और दैनिक आवश्यकताओं के लिए अत्यधिक ऊंची ब्याज दर पर साहूकार से धन उधार लेता ही है और अंत में ऋण के जाल में क्या करता है? वो फंस जाता है। और दूर दराज के गांव में रहने वाले लोग जैसे क्या बोलते हैं, बीमा जैसे वित्तीय सेवाओं से पूर्णतः अनभिज्ञ रहता है और जो विपरीत परिस्थितियों में उनकी रक्षा कर सकती है, लेकिन इनके बारे में उनको पता ही नहीं रहता। लेकिन ग्रामीणों को मौसमी आमदनी होता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आपने बेरोजगारी में भी पढ़ा ही है, यानी तो पढ़ेंगे। तो काम की अनियमितता और रोजगार संबंधित प्रवासन के कारण उन्हें वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये सब चीज गवर्नमेंट के माइंड में आया, तो इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ऐसा वित्तीय वातावरण बनाने की आवश्यकता है जो ग्रामीण एवं दूर दराज के लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करे और उन्हें गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर प्रदान करे। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है आरबीआई ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दे रहा है। आप देख रहे हैं हर जगह, हर गांव में बैंक खुलने लगा है। कारण क्या है? इंसान को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ रहा है, उसको मुख्य धारा में लाने की कोशिश किया जा रहा है। और भारत में अभी तक पूर्ण वित्तीय समावेशन नहीं हो पाया, ये आपको क्लियर पता होनी चाहिए। पूर्ण वित्तीय समावेशन नहीं हो पाया। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पूर्ण वित्तीय समावेशन का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कौन कौन कारण हो सकते हैं? अब मैंने बोला बहुत कारण, लेकिन अगर बात मेनली किया जाए तो इसमें गरीबी भी है, निरक्षरता और नियमित आय का अभाव होता है। जैसे कि आपने देखा बेरोजगारी में, अब पढ़िएगा तो जानिएगा, जो अपने यहाँ 93% जो है असंगठित क्षेत्र में रोजगार करता है। मात्र 7% जो इंसान है वो संगठित क्षेत्र में रोजगार करता है। अब सोच सकते हैं इससे। तो निरक्षरता और अनियमित आय का भी अभाव है। और इसके अलावा ये देखा जाए तो बैंकों की सीमित पहुंच, हालांकि इस पे तो काम हो रहा है धड़ल्ले से। उच्च लेन देन पर भी इसमें शामिल है, क्योंकि लोन लेने जाता है ना, इतना ना कागजी प्रक्रिया करवाता है ना, इंसान लोन लेता है नहीं, आके साहूकार से ले लेता है। तो बैंकों की समान कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक सुविधाओं का भी अभाव है। विश्वसनीयता, लोचशीलता, निरंतरता की भी कमी है। बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं स्थापित करने से भी बचते हैं। बड़ा बड़ा बैंक का देखिएगा ना, प्राइवेट में HDFC बैंक का ढूंढिएगा तो छोटे छोटे शहरों में भी नहीं है। वित्तीय संगठनों द्वारा समावेशन को एक सामाजिक और विनियामक दायित्व के रूप में लेने की आवश्यकता है। ये चीज बात रखिए। हालांकि वित्तीय समावेशन हो रहा है, इस पे काम चल रहा है और ये सफल भी रहेगा, जैसा कि अभी तक के अनुमान के अकॉर्डिंग। क्योंकि इसका जो मेनली उद्देश्य है ना, जो ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना और उन्हें देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना,
और शहरी और अर्धशहरी क्षेत्र के गरीबों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, मतलब अपना उद्देश्य ही रखा है ये। गरीब रोजगार परक एवं गरीबी उन्मूलन योजनाओं को बैंक के माध्यम से गरीबों तक पहुंचाना। देखिए डीबीटी सिस्टम जो ला दिया है ना, बहुत बेस्ट कर दिया है, लेकिन बिचौलिया सब क्या करता है, पहले ही पैसा ले लेता है इसमें भी, कि पहले पैसा दो तब तुम्हारे अकाउंट में जाएगा। करने वाला निकाल रहा है, लेकिन क्या करेंगे, फिर भी बहुत हद तक जो है गरीबों को महाजनों एवं साहूकारों के चंगुल से बचाने की कोशिश किया जा रहा है। बैंकिंग सुविधाएं से वंचित व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना इनका वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य है। ये सब चीज बात आप वित्तीय समावेशन को लेकर के देखें, और मेनली हम आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को ही आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सब चीज आपने देखा। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा, हाँ आपको मैंने बताया जो आर्थिक विकास को लेकर के एक इंडेक्स भी जारी किया जाता है। कौन सा इंडेक्स भाई? मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये मानव विकास सूचकांक जो है कौन जारी करता है? एग्जाम में धड़ल्ले से पूछता है भाई। ये 1990 की बात है, महबूब उल हक, भाई कौन रहेंगे? अर्थशास्त्री रहेंगे ना। और अमर्त्य सेन का नाम आप सुने हैं, अमर्त्य सेन का नाम सुने ही होंगे। इसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था मानव विकास सूचकांक का, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। जारी कौन करता है भाई इस रिपोर्ट को, इस सूचकांक को? यूएनडीपी। यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन ऑन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन ऑन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसके सूचक कौन कौन है भाई? 3 सूचक ध्यान दिया जाता है। किस किस सूचक पे? जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने की शैली कैसा है, जीवन प्रत्याशा। शिक्षा का कैसा है भाई? ह्यूमन डेवलपमेंट कब, अच्छा मानव का विकास कब होगा भाई? आपको लगता है अशिक्षित आदमी विकास कर लेगा? नहीं हो पाएगा भाई, शिक्षा बहुत जरूरी है। और आय की बात, यानी इनमें जो सूचक हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 सूचक हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय। आय में क्या? जीएनपी। और किस पे? पीपीपी। पीपीपी ट्रिपल पी के बारे में पढ़ चुके हैं, क्या होता है फुल फॉर्म? परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी, पैरिटी। तो जीवन स्तर को इसी से आंकते हैं हम लोग। ये एचडीआई 2020 का जो डाटा था, 189 देशों में भारत की रैंकिंग 131 है। अभी का जो वर्तमान में डाटा है, वो वर्तमान में जो डाटा है वो है 132 है और 188 देशों। ये देख लीजिएगा आप क्या है, क्योंकि चेंज होते रहता है, तो इसका भी अब आएगा ही, अभी शायद नहीं आया है। तो ये चीज़ मैं आपको आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में छोटा सा टॉपिक था, मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।